हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने जो पिछली वीडियोस में पढ़ा उसके बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद आज कौन सा चैप्टर है और क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में जानेंगे। तो जो पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने पढ़ा, देखिए जितने मेथड थे उनको कंप्लीट किया। यानी देखिए, डायरेक्ट मेथड को कंप्लीट किया, बाइलिंगुअल मेथड को कंप्लीट किया, डॉक्टर वेस्ट मेथड को कंप्लीट किया, और देखिए ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गया, और भी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में जाना। सो आपके देखिए जो मेथड हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आज आपका सेकेंड लेसन है यानी कि ग्रामर। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ग्रामर का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम देखिए बहुत लेंथी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चीज़ों को इतना समझ के ज़रूर पढ़ेंगे और इतनी ज़रूर पढ़ेंगे कि जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। क्योंकि देखिए ग्रामर में ऐसे तो आता नहीं कि आप टेंस बना दें या इस तरीके से, इसमें बारीकियाँ पूछी जाती हैं। आप लोग सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उसमें देखिए बारीकियाँ आई थी, जैसे कि बीच का कोई वर्ड उठा लिया या इसमें कौन सी चीज़ आएगी, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। ना कि लंबे लंबे ट्रांसलेशन दे दिए और उनको बनाना, तो ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें आती होंगी तो बारीकियाँ भी आती होंगी कि कहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ होगी, यानी कौन सा वर्ड यूज़ होगा, या और भी चीज़ें हैं कि इज़ एम आर कहाँ पे यूज़ होगा, या देखिए ही कहाँ पे यूज़ होगा, शी कहाँ पे यूज़ होगा। अब आप लोग जानते हैं कि ही देखिए लड़कों के लिए आता है, शी लड़कियों के लिए आता है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो बारीकियाँ हैं इसकी वो चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लेटर किन्हें कहते हैं, क्योंकि लेटर ही से स्टार्ट होता है। लेटर मतलब आपका ABCD जितने भी 26 वर्ड होते हैं इनको क्या कहते हैं, तो लेटर कहते हैं। आप लोग अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि देखिए ये आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं है, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो, सिर्फ रिवीजन करना है और इसको समझना है कि हाँ हमारे ये DLED 4th सेमेस्टर में ये हमारा सिलेबस है और यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपके लेटर हो जाते हैं, तो लेटर कौन कौन से हो जाते हैं, तो 26 लेटर हो जाते हैं। और कौन कौन सी की बात, तो A to Z है ना, ये आपके हो जाते हैं। और अगर बात की जाए वोवेल्स की और कॉन्सोनेंट्स की, तो इसमें देखिए 5 वोवेल्स होते हैं और देखिए 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आप लोग अच्छे से परिचित हैं। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, तो E, I, O, U, आपका देखिए ये वोवेल्स हो जाते हैं। उसके बाद जो 21 वर्ड्स बचते हैं, जैसे हम अब B हो गया, C हो गया, D हो गया, E तो आपका वोवेल्स हो जाएगा, ठीक है ना। F हो गया, G हो गया, H हो गया, I आपका वोवेल्स हो जाता है। और इस तरीके से जो आपके 21 वर्ड्स हो जाते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए अब ये बात करते हैं कि किसको मिलाया तो क्या हो गया। जैसे कि लेटर को मिलाया, अब देखिए लेटर को मिलाने पर क्या चीज़ बन जाती है। अब APPLE, तो आपने लेटर्स को मिलाया, A मिलाया, P मिलाया, फिर P मिलाया, फिर L मिलाया और फिर E मिला दिया। तो जब हमने लेटर्स को मिलाया तो क्या बन गया, तो लेटर्स को मिलाने पर वर्ड बन जाता है। वर्ड मतलब क्या होता है, तो वर्ड मतलब होता है शब्द। आप लोग ये सब चीज़ें जानते हैं, ऐसा नहीं है मैं कुछ नया आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो जब लेटर को मिलाया तो क्या बना, तो वर्ड बना। देखिए जब लेटर को मिलाया तो क्या बना, तो वर्ड बना। अब जब वर्ड को मिलाया तो क्या बना, तो वर्ड को मिलाया तो क्या बना, तब बना सेंटेंस, आपका सेंटेंस बना। उसके बाद जब सेंटेंस को मिलाया तब क्या बना, तो सेंटेंस को मिलाने पर बन जाता है पैराग्राफ, ठीक है ना, पैराग्राफ बन जाता है। फिर जब पैराग्राफ को मिलाया तब क्या बन गया, तो जब पैराग्राफ को मिलाया तो बन गया स्टोरी, यानी बन गई स्टोरी। और जब स्टोरी को मिलाया, देखिए जब स्टोरी को मिलाया तो क्या बन गया, तो बन गई नॉवेल।
और जब नॉवेल को मिलाया, जब नॉवेल को मिलाया तो क्या बन गया, तो बन गई इपिक, यानी ग्रंथ बन गई। ठीक है ना। और नॉवेल मीन्स उपन्यास होता है, स्टोरी तो कहानी आप लोग अच्छे से परिचित हैं। तो इस तरह से ये एक श्रेणी बन जाती है, यानी लेटर को मिलाया तो वर्ड बना, वर्ड को मिलाया तो सेंटेंस बना, सेंटेंस को मिलाया तो पैराग्राफ बना, पैराग्राफ को मिलाया तो स्टोरी बनी, और स्टोरी को मिलाया तो नॉवेल बनी, और नॉवेल को मिलाया तो एपिक बनी, यानी ग्रंथ बनी। अब देखिए, अगर आपका क्वेश्चन है, यानी मान लीजिए आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई तो क्या होती है, तो आपका लेटर हो जाता है, यानी सबसे पहले क्या है, तो लेटर है, उसके बाद वर्ड है। तो जब आपको ये सीरीज पता होगी, यानी कि आप सीरियल वाइज इसको लगाना जान जाएंगे, तो इसमें से कोई भी चीज़ पूछ लेते हैं, यानी लेटर के बाद क्या आता है, तो वर्ड आता है, वर्ड के बाद क्या आता है, तो सेंटेंस आता है। अगर ऐसे आ जाए कि सेंटेंस के बाद क्या आता है, तो पैराग्राफ आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपका क्या हो जाता है, लेटर हो जाता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है तो लेटर ही से तो स्टार्टिंग होती है, ABCD ही तो सीखते हैं ना। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद देखिए, अगर बात कर लेते हैं कि एन कहाँ पर यूज़ होता है, ए कहाँ पर यूज़ होता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं कि एन और ए का कहाँ पर यूज़ होता है। अब अगर हम आपको एक ट्रिक बता दें तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान बन जाती है। जैसे अगर आप आज से ज्ञा तक का कोई वर्ड, आज से अंगाह तक, आपका आज से अंगाह तक अगर कोई वर्ड आ जाता है हिंदी का, आज से अंगा तक, तो आप उसमें क्या लगा देंगे, आप उसमें एन लगा देंगे। वो चीज़ भी बताएंगे कि इंग्लिश में कैसे, पहले हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आज से अंगा तक अगर आ जाए तो यानी कि ये स्वर हैं, ठीक है ना। तो आप ये स्वर हैं, तो इसमें एन का यूज़ होगा। और अगर का से ज्ञा तक आ जाए, क्या, तो का से ज्ञा तक आ जाए तो क्या लगेगा, तो आपका ए यहाँ पे यूज़ होगा। एग्जाम्पल हो गया, जैसे एप्पल है, एप्पल ही से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पहले तो एप्पल ही, ए फॉर एप्पल, तो आपका एप्पल है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ए यूज़ होगा या एन यूज़ होगा, तो आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पर आपका एन यूज़ होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ए है, AEIOU, ये आपके 5 जो हो जाते हैं ये वॉवेल्स हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपका एन यूज़ होगा। अब अगर देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए कि और ए कहाँ पे यूज़ होगा, अब देखिए यूरोपीय, EUROPEON, अब यूरोपियन देखिए लिखा है यहाँ पे। अब आप सोचेंगे यहाँ पे ई है, तो आपका क्या आना चाहिए कि AEIOU, ये तो वॉवेल्स है, जब वॉवेल्स हैं तो यहाँ पर एन का यूज़ हो, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूरोपीय, यू या से यूरोपीय हो गया। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि का से ज्ञा तक अगर आप अल्फ़ाबेट यानी हिंदी के छोटा से यहाँ तक का ले लीजिए, तो उसमें जो का से ज्ञा तक का होता है तो उसमें आपका ए यूज़ होगा, भले वहाँ पे ई हो, तो आपका क्या हो जाता है, यूरोपियन हो गया, तो इसमें आपका क्या, ए यूज़ होगा, ठीक है ना। अब अगर यूओलॉजी लिखते हैं, यूओलॉजी लिखते हैं, ULOGY, अब यहाँ पे भी देखिए, अब ई से है तो आप क्या सोचेंगे, लेकिन यू से स्टार्ट हुआ है, यू से स्टार्ट हुआ है, तो आपका ए यहाँ पर यूज़ होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं कि जैसे कार है, तो कार, अब देखिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, क्योंकि देखिए ये आपका देखिए वॉवेल्स नहीं है, ये आपका कॉन्सोनेंट्स है, तो यहाँ पर आपका ए यूज़ होगा। फिर उसके बाद देखिए बॉय है, BOY, बॉय है, तो आपका क्या यूज़ होगा, ए यूज़ होगा या एन यूज़ होगा, तो आपका
वर्ड ए यूज़ होगा। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है। अब आप सोचेंगे कि यू से है तो जाहिर सी बात है एन लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ए यूज़ होगा। यूनिवर्सिटी में आपका ए यूज़ होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है ना। और चीज़ देख लेते हैं, ए और एन का प्रयोग और भी देख लेते हैं। जैसे जिसको गिनने की ज़रूरत हो या जिसको हम गिन सके, तो उसमें क्या चीज़ यूज़ होती है, तो उसमें देखिए एन यूज़ होता है। तो देखिए आपका क्या हो जाता है कि जैसे एरा मतलब युग होता है, एरा मतलब युग होता है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, तो हम समझ लेते हैं इसको कि ई आर ए। अब यहाँ पे युग है आपका, तो यहाँ पर एन, ठीक है ना। अब ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, तो यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होगी, तो यहाँ पर आपका एन यूज़ होगा, ठीक है ना। आप लोग इस तरह से याद रखिएगा। और एक चीज़ बता देते हैं इसकी पहचान के लिए कि जैसे एक वचन के साथ अगर कहीं पर एक वचन हो, एक वचन के साथ क्या यूज़ होगा, तो एक वचन के साथ ए या एन लगाते हैं, पर बहुवचन के साथ नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। जब एक वचन हो तो वहाँ पर ए या एन लगा देते हैं, लेकिन जब बहुवचन की बात की जाती है यानी प्लूरल की, तो वहाँ पे उसके साथ यूज़ नहीं करते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। और मैं देखिए नेक्स्ट बात कर लेती हूँ। और मैं ये सोच रही हूँ इतना यहाँ पे रहने देते हैं ए और एन की, क्योंकि आगे और भी रिवीजन करेंगे, इसको डिटेल में और भी पढ़ेंगे। बाकी जो आपकी नोट्स है इनके बारे में भी देख लेते हैं। और हमको ये लगा कि आपको देखिए सबसे पहले लेटर का ज्ञान होना चाहिए और ए और एन का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हमने ये चीज़ें आप लोगों को समझा दी, यानी कि इनके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अभी और भी डिटेल में जानेंगे, जैसे जैसे देखिए सीरियल वाइज क्लासेस में इन सब चीज़ों का रिवीजन करते चलेंगे। और जितना ही रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि ग्रामर का क्षेत्र बहुत छोटा नहीं है। ये ना सोचिए कि बहुत छोटा है और एक दो वीडियोस देख लिया और चीज़ें समझ में आ गई, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को कंटिन्यू देखना है, कंटिन्यू क्लास अटेंड करनी है और अच्छे से समझना है। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोग नोट्स भी बनाते चले। हालांकि देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ेंगे तो आपको नोट्स यानी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो जब आँख से देखेंगे, उंगलियों से लिखेंगे, कान से सुनेंगे, तो आपकी कई इंद्रियां काम कर रही होंगी। और अगर आप खाली वीडियो को देख लेंगे तो इतना समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग इसके नोट्स बनाते चलें, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका जो पॉइंट हो जाता है वो है आपका ग्रामर टेंस। तो इसमें टेंस शोज़ द टाइम ऑफ द एक्टिविटी टॉकिंग प्लेस, यानी कि क्या है, कोई भी कार्य हो, यानी कोई भी कार्य हो रहा हो, वो चाहे वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में हो रहा हो, वो फ्यूचर में होने वाला हो, यानी कि भविष्य में होने वाला हो, ये पास्ट में हो चुका हो, तो क्या है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका टेंस हो जाता है। यानी कि और आपके जो टेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो काइंड्स ऑफ टेंस, तो इसमें आपके देखिए प्रेजेंट टेंस की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपके प्रेजेंट टेंस में आते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए पास्ट टेंस की तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद फ्यूचर टेंस की अगर बात की जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये टेंस आपके हो जाते हैं। इनको हम लोग डिटेल से क्योंकि देखिए ये अभी बताया कि ये लेंदी है, आपका जो ग्रामर है तो ये बहुत ही लेंदी है, ये काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो
इसको हम सीरियल वाइज इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? तो इस टेंस के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। तो ये कौन सा टेंस हो जाता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। उसके बाद देखिए, इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में काम का होना या करना पाया जाता है। यानी कि क्या होता है कि इसमें काम हो रहा है, वर्तमान समय में काम करना या होना पाया जाता है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। और इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्यों में प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। यानी कि देखिए, इसको इस तरह भी समझ लेते हैं कि जो कार्य बार बार दोहराया जाए या रिपीट किया जाए, ठीक है ना, दोहराया जाए या रिपीट किया जाए। और देखिए, जिसे क्या होता है कि इसको क्या कहते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि उसको करने के लिए वो बार बार किया जा रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि अगर सिंपल टेंस आ जाता है तो आप ये ना सोचिए कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था और ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ही होता है, ठीक है ना, एक ही होता है, मतलब होते हैं तो बहुत सारे हो गए, ठीक है ना। तो जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि बार बार चीज़ें रिपीट की जा रही हैं, दोहराई जा रही हैं। जैसे वह रोज़ मंदिर जाता है। अब क्या है? रोज़ मंदिर जाता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रोज़ जा रहा है ना, वो बार बार मतलब उस चीज़ को दोहरा रहा है कि रोज़ रोज़ जा रहा है, पर डे जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस हो गया? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब देखिए, सूर्य पूर्व में निकलता है, तो ऐसा तो नहीं है कि सूर्य एक दिन निकला फिर उसके बाद नहीं निकला। सूर्य तो रोज़ ही निकलता है, ठीक है ना। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको दोहराया जा रहा है, यानी ये रोज़ निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो वही प्रक्रिया हो गई कि जो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है ना। तो क्या एक दिन घूमती है? पृथ्वी तो हर वक्त घूमा करती है, वो घूमती है, वो रोज़ ही घूमती है। तो ये क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या देखिए क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या आप कह लें सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये आपका हो जाता है। मैंने देखिए शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब कहीं पे आपका अगर आ जाता है, देखिए इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसकी पहचान कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए ये टेंस बहुत ही इजी हो जाता है। इसमें देखिए, अगर कहीं पे डेली है, डेली मतलब रोज़मर्रा, रोज़ वही काम किया जा रहा है। जैसे कि देखिए अभी जो परिभाषा पढ़ी है कि जो कार्य बार बार किया जा रहा हो, रिपीट किया जा रहा हो। तो जब कोई काम हम डेली करते हैं, मान लीजिए कि नायरा मैम रोज़ पढ़ाती हैं, डेली पढ़ाती हैं, डेली क्लास लेती हैं, तो मतलब किस में है ये? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया। तो जो काम डेली किया जा रहा हो। अब जैसे कहीं पे रेगुलरी आ जाता है कि हम ये काम रेगुलरी करते हैं, मतलब एक भी दिन नागा नहीं करते, हर्जा नहीं करते हैं, तो रेगुलरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। उसके बाद इवेंट वैली यानी अंततः हो जाता है। ऑलवेज, अगर कहीं पे ऑलवेज आ जाता है, ठीक है ना, कहीं पे ऑलवेज है, तो आप पहचान लेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं चीज़ों को बार बार रिपीट कर रही हूँ, जिससे देखिए ये पहला क्लास है आप लोगों का, यानी ग्रामर से रिलेटेड तो आपका ये पहला क्लास है। तो आप जब चीज़ों को समझेंगे, हालांकि रोज़ मैं इन चीज़ों को रिपीट करती चलूँगी, बताती चलूँगी,
तो जितना मैं बताऊंगी, जितना मैं रिपीट करूंगी, उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए कहीं पे इवन नेवर हो जाता है तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। कहीं पर एवरी डे हो गया, एवरी मंथ हो गया, एवरी ईयर हो गया, डिकेड हो गया और सेंचुरी हो गया, यानी एवरी सेंचुरी। तो इस तरह से आपके जो भी ये जितने भी वर्ड मैंने बताया, जैसे डेली, रेगुलरी, इवेंट वैली, ऑलवेज, इवन नेवर, ये सब क्या हो जाता है, तो ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। और देखिए अनयूजुअली हो गया, ऑफ्टन हो गया, तो ये भी सब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और आप लोग इसको, जैसे पहली बात तो सभी लोग ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो कुछ भी नया नहीं है, लेकिन फिर भी इसको रिवीजन करते हुए आप लोग चले, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, देखिए जो आपके नोट्स में इसको देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्यों में प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। अब इसकी पहचान देखिए, अभी तो हमने ये वर्ड्स की पहचान बताई कि कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। और इसमें यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ समझ लेते हैं। तो देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नोट नहीं है, जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये कौन से हो जाते हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस हो जाते हैं। जैसे देखिए सीता मधुर गाना गाती है, वो रोज़ मंदिर जाता है, तो इस तरीके से इसमें नहीं, कहीं पे यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे क्या, क्यों, कैसे, ये यूज़ नहीं हुआ, तो इसलिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। याद रखिएगा फर्स्ट फॉर्म में क्या हम यूज़ कर सकते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म में एस या एस हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें यूज़ किया जाता है, कर सकते नहीं मतलब यूज़ किया जाता है। प्लस आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए सीता मधुर गाना गाती है, तो सीता आपका नाम हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए आपका मधुर गाना गा रही है, मधुर मतलब स्वीट, मधुर मतलब स्वीट, और गाना मतलब सॉन्ग आपका हो जाता है। और गाती है, देखिए अभी पहचान में क्या आपने पढ़ा कि ता है, ती है, ते है आदि वर्ड अगर आते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, सीता मधुर गाना गाती है तो स्वीट सॉन्ग आपका, और सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। अब देखिए सीता यहाँ पे एक है और सिंग तो एस या ई एस लगेगा, तो यहाँ पे एस लगा, तो सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। उसके बाद वे हमें कहानी सुनाते हैं, तो वे की इंग्लिश क्या हो जाती है, दे हो जाती है। और हमें, तो देखिए यहाँ पे बहुवचन है, क्योंकि वे तो दे मतलब वे, हमें हम, तो वी मतलब एक हम, और यहाँ पे दे टेल अस मतलब कि देखिए यहाँ पे बहुवचन है इसलिए अस का प्रयोग हुआ है। और कहानी सुनाते हैं तो स्टोरीज, हमने कहा ना एस या ई एस का प्रयोग होगा, तो स्टोरीज। फिर उसके बाद है वह अपना पाठ याद करता है, तो ही लर्न हिज लेसन मतलब वो अपना पाठ याद करता है। उसके बाद सूर्य पूरब से निकलता है, तो सन राइजेज इन द ईस्ट। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज करने वाला भी आ जाता है कि इसको चेंज करें, लेकिन इसमें चेंज करना नहीं होता है। अगर यहाँ पे देखिए सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी ब्रह्मांड सत्य है, यानी कि क्या है कि सूर्य तो सदैव निकल रहा है और निकलेगा, ठीक है ना, पूरब से निकलेगा। तो ये आपका किस में आ जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको
बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, मैं फिर से बता रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद देखिए नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नॉट का यूज़ होता है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि कहाँ पर नॉट का यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद डू या डज हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नॉट हो जाता है, प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट आप बोलेंगे रीता है। फिर उसके बाद रीता देखिए क्या है, एक लड़की है ना, रीता एक लड़की है। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, डज, डज का यूज़ करेंगे। और इसमें देखिए डज के बाद तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे कि डज के तुरंत के बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद सिंग ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे स्कूल नहीं आते हैं, तो वे की इंग्लिश दे हो जाती है। और डू नहीं आते हैं। अब वे कई लोगों के बारे में बात हो रही है ना कि वे स्कूल नहीं आते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए रीता एक थी तो डज, और यहाँ पे देखिए दे डू नॉट कम टू स्कूल, यानी यहाँ पे डू का यूज़ होगा। और कब कहाँ पर यूज़ होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू और या डज का प्रयोग करेंगे। और जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको डू या डज का यूज़ करना है। और डू या डज के तुरंत बाद हमको नॉट का यूज़ करना है। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी टू स्कूल ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे। कोई चीज़ कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई। अब देखिए इसमें भी एक चीज़ है, अगर इसमें देखिए सबसे पहले अगर आपका वाट, वाई, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्या आपका वर्ड, ये सब वर्ड अगर पहले आते हैं और ये बीच में भी आएंगे तब भी इसकी इंग्लिश। लेकिन क्या में आप समझ लें कि अगर पहले वर्ड आएगा, क्या वर्ड पहले आएगा यानी सब्जेक्ट उसको माना जाएगा, तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे। लेकिन अगर वो बीच में आएगा, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, तो उसको जैसे आई एम ए गर्ल, ठीक है, तो एम आई यानी कि क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ड है उसको पहले लिख देंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को समझिएगा आप लोग। तो इसमें क्या है कि जैसे डू हो गया, डज हो गया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सबसे पहले डू या डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। आप लोग याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क भी ज़रूरी लगाना होता है, ये नहीं कि आपका ये इस तरीके का यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगाया, तो नहीं, आपको लगाना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या सीता एक अच्छा गाना गाती है, तो डज रीता, यहाँ पे देखिए डज सीता सिंग ए स्वीट सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे आपका हो गया क्या वे स्कूल जाते हैं, तो क्या, तो आपका सबसे पहले डू और उसके बाद आपका सब्जेक्ट दे, फिर गो टू स्कूल, यानी कि देखिए डू और या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से आपका हो जाता है। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद WH टाइप क्वेश्चंस, यानी कि वही चीज़ जो अभी हमने आप लोगों को बताई कि जहाँ पे WH यानी वाई, वाट, इस तरीके के जो भी वर्ड आते हैं यानी क्वेश्चन मार्क, तो उनका प्रयोग कहाँ पे और कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपका व्हाट, व्हेन, वाई, हाउ, उसके बाद ये सब जो भी ये वर्ड आते हैं, उसके बाद आपका डू या डज,
उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपका वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे रहेगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं, देखिए समझ लेते हैं कि जैसे रवि कहाँ पढ़ता है, तो कहाँ मतलब वेयर। तो सबसे पहले हम जैसे यहाँ पे देखिए व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, जितने भी WH से स्टार्ट हो तो उनको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो वेयर मतलब कहाँ। अब हम क्या लिखेंगे कि डू या डज। तो क्योंकि देखिए रवि एक लड़का है, एक लड़के का नाम है, तो यहाँ पे डज आएगा, और डज के तुरंत बाद आपका क्या जाएगा, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, तो रवि है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है ना। तो रवि कहाँ पढ़ता है, वेयर डज रवि स्टडी। उसके बाद आपका देखिए एग्जाम्पल है, वह पत्र क्यों लिखता है। अब यहाँ पे क्यों आ गया, तो क्योंकि वाई डज द राइट ए लेटर। तो वाई क्यों, और डज वह एक है तो डज हो गया, फिर उसके बाद आपका राइट हो गया लिखना, और ए लेटर, और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं, पहले हम लोग देखिए इसे थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, और जो कार्य बार बार रिपीट हो या जिसे बार बार दोहराया जाए तो क्या कहलाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस होता है। और इसमें क्या होता है कि चीज़ों को बार बार दोहराया जाता है, वो कार्य बार बार किए जाते हैं। जैसे मैं रोज़ क्लास आपका कंटिन्यू लेती हूँ तो मैं बार बार वही चीज़ करती हूँ। उसके बाद देखिए सूर्य पूरब से निकलता है तो वो रोज़ निकलता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन ही निकलता है। या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, मतलब वो घूमा करती है, वो पर डे घूमा करती है, यानी 365 दिन है तो सारे दिन वो घूमा करती है। और देखिए वो रोज़ मंदिर जाता है, मतलब वो डेली मंदिर जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है। अब इसमें किन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा, कहीं पर अगर आपका डेली आ जाता है, कहीं पे आपका रेगुलरी आ जाता है, कहीं पर आपका इवेंट वैली आ जाता है, या ऑलवेज आ जाता है। इस तरीके से यानी कि एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, डिकेटेड, सेंचुरी यानी एवरी सेंचुरी, इस तरीके के कोई भी वर्ड आ जाते हैं तो वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि और इसकी जो पहचान क्या है, तो इस टेंस के यानी इस टेंस में क्रिया के अंत में क्या यूज़ किया जाता है, तो जैसे आपका ता हो गया, ता है, और ते है, और ती है, ये सब चीज़ों से आप लोग देखिए पहले से आप लोगों को ये सब चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, लेकिन रिवीजन के तौर पे मैं बता रही हूँ। तो ता है, ती है, ते है, ये सब आते हैं। तो कौन सा टेंस होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो फ्रेंड्स हमें लगता है इतना ही आज क्लास रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाते हो और चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ पाती हैं। वैसे तो मैं पहले सोच रही थी कि 2 टेंस एक साथ में पढ़ा दूंगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट करा दूंगी, लेकिन ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि चीज़ों को मतलब क्या है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं फटाफट से जल्दी जल्दी से क्लास कर दूँ और लेंथी क्लास कर दूँ और जल्दी से जो ये सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करा दूं। नहीं, आप लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।